हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे जो कि होने वाला है लाइफ प्रोसेसेस। अब इस चैप्टर को देखिए, आप मैं एक बात बता दूं, ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है ना। और आपकी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? ऐसे प्रोसेस जो कि हमारी लाइफ के लिए काफ़ी एजेंशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे न्यूट्रिशन हो, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा। ये जितने भी प्रोसेस हैं ये हमारी लाइफ के मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही तो हो रहे हैं। तो उनके बारे में हमको पता होना चाहिए ना, कि क्या उसकी प्रोसेस क्या हो रही है, क्या उसके पीछे साइंस है। उन सब के बारे में आप जानोगे तो आप अपने लिए अवेयर होगे, खुद की बॉडी के लिए अवेयर होगे आप, ठीक है ना। इसीलिए हमारे चैनल की टैगलाइन भी यही है कि स्टडी फॉर एग्जाम एंड लर्न फॉर लाइफ। चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन लाइफ। मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई जीवित है या अजीवित है। हाउ टू डिटरमाइन लाइफ, ठीक है। तो जनरली हम क्या देखते हैं, आप एग्जाम्पल्स देखिए। हम किसी डॉग को देख रहे हैं रनिंग करते हुए, डॉग इज रनिंग, ठीक है। कुछ बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, ठीक है ना। कोई खाना खा रहा है, कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई बोल रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म कर रहा है, एनिमल हो चाहे हम ह्यूमन हो, कोई भी हो, तो वो एग्जाम्पल्स क्या है, वो एक्टिविटीज देख के हमें दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ऑलराइट, ठीक है ना। तो ये तो हो गई किसकी, एनिमल्स की बात, हम लोगों की बात। अब प्लांट्स की अगर बात करें, तो प्लांट्स में हम कैसे पता करते हैं कि प्लांट कोई अलाइव है या नहीं है, मतलब प्लांट जिंदा है या नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसकी जो लीव्स होंगी वो ग्रीन लीव्स हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स का कलर ग्रीन नहीं होता, दूसरा कलर होता है, जैसे कि रेड या येलो। तो कंफ्यूजन होता है कि ये जिंदा है या नहीं है। तो हम लोग क्या किस बात को लेकर डिसाइड करते हैं, देन वी सी द ग्रोथ, देन वी सी द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मतलब जो प्लांट अगर जिसकी ग्रोथ बढ़ रही होगी समय के साथ में, उसकी ग्रोथ तो बड़ी होती है ना, पौधा बड़ा होता है, तो ग्रोथ हो रही होगी, ये भी हमें दिखाई दिया। तो ये क्या था, ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें विजिबल थी, हम लोगों को दिखाई दे रही थी, ठीक। अब somebody is sleeping, ठीक है ना, कोई सो रहा है। तो हम कैसे बताएंगे अलाइव है या नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे अलाइव और नॉट, कैसे बता पाएंगे, वो तो सो रहा है, कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा। तो हम कैसे बताएंगे, उसकी ब्रीथिंग देख के बताएंगे हम। मतलब वो ब्रीथ कर रहा होगा, और जब ब्रीथिंग कर रहा होगा तो तब भी कोई ना कोई थोड़ा सा मूवमेंट तो होते ही है बॉडी में। जब ब्रीथिंग होगी तो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होगा ना, हल्का सा बॉडी में। तो हमने अभी तक क्या देख लिए थे, सारे विजिबल मूवमेंट देखे, कहने का मतलब विजिबल मूवमेंट देखे, और उसको देख के हमने बताया कि समथिंग इज अलाइव। ऑलराइट। अब इसके आगे देखिए, बात ऐसी है, मान के चलिए कोई प्लांट है, और वो प्लांट होके ट्री हो चुका है, मतलब उसकी जितनी ग्रोथ होनी थी उतनी ग्रोथ पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ये बन गया ट्री, ये प्लांट। अब इससे ज्यादा उसकी ग्रोथ नहीं होनी, जितना उसे बड़ा होना था उतना बड़ा वो हो चुका है, और उसकी लीव्स का कलर भी ग्रीन नहीं हमें दिखाई दे रहा है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि उसकी ग्रोथ भी नहीं दिखाई दे रही, लीव्स का कलर भी ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे ही एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो जब ब्रीथ करते हैं ना, तो उनमें कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता, कोई विजिबल मूवमेंट नहीं दिखाई देता। विजिबल मूवमेंट जो कि हमें मूवमेंट आंखों से दिखाई दे जाए, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं विजिबल मूवमेंट। ऑलराइट, अभी तक हमने जो मूवमेंट देखे थे वो कैसे मूवमेंट थे, वो हमें आंखों से दिखाई दे रहे थे, इसलिए उनको बोला विजिबल मूवमेंट। और उनको देख के हम डिसाइड कर रहे थे कि लाइव है या नहीं है, मतलब अलाइव है या नहीं है। लेकिन क्या करोगे ऐसे केस में, जिस केस में एनिमल कोई है और वो सो रहा है, लेटा है चुपचाप, और वो ब्रीथ भी कर रहा है, लेकिन उसकी ब्रीथिंग का भी कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट यानी कि बायोलॉजिस्ट ने ये बताया कि कैसे मूवमेंट होते हैं। इस मूवमेंट को समझना, इनविजिबल मूवमेंट, इनविजिबल मूवमेंट्स।
इन मूवमेंट्स को आधार मानकर बायोलॉजिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि डेट समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो इनविजिबल मूवमेंट है ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया डिसाइड करने का, डेट समथिंग इज अलाइव और नॉट। और ये इनविजिबल मूवमेंट कहाँ पे होते हैं उसको देखिए। इनविजिबल मूवमेंट ये होते हैं, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं, मॉलिक्यूल्स के लेवल पर होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर मूवमेंट होना। दैट इज वाई दिस इनविजिबल मूवमेंट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, ठीक है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, और ये कैसे होते हैं, ये इनविजिबल होते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर होते हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट यानी कि इनविजिबल मूवमेंट को हम क्राइटेरिया मानेंगे ये किसका, लाइफ का। तो लाइफ को डिसाइड करने के मतलब कि समथिंग इज अलाइव और नॉट, ये पता करने के दो हम लोगों ने तरीके जाने। एक तो विजिबल मूवमेंट है ना, दूसरे इनविजिबल मूवमेंट। तो ये इनविजिबल मूवमेंट है, यही हमारा बेसिक फंडा है ये पता करने का कि समथिंग इज अलाइव और नॉट। अब इसके आगे देखते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि जो वायरसेस होते हैं ना, इनको लेके बहुत कंट्रोवर्सी चलती है कि ये अलाइव हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि ये वायरसेस जो होते हैं वो जब किसी होस्ट की सेल में जाते हैं, होस्ट बॉडी में जाते हैं। होस्ट बॉडी का मतलब आप जानते हो, मतलब जैसे वायरस आपकी बॉडी के अंदर आया तो आप कौन हो गए, आपकी बॉडी में या फिर होस्ट सेल में, आपकी सेल में आया तो आपकी सेल बोली जाएगी होस्ट सेल, और वायरस आ रहा है आपकी सेल में इन्फेक्शन करने। तो होता क्या है, ये वायरसेस जो है ना जब किसी होस्ट सेल में जाके उसको इन्फेक्ट करते हैं तब इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर तब मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखाई देता है, ठीक है ना, तब दिखाई देता है। लेकिन जब तक किसी होस्ट सेल में जा नहीं रहे हैं, ये अकेले ही ऐसे पड़े हुए हैं, तब तक कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनकी बॉडी के अंदर शो नहीं होता। इसलिए बायोलॉजिस्ट के बीच में ये अभी तक कंट्रोवर्सी चलती है कि वायरसेस आर ट्रूली अलाइव और नॉट। क्या ये ट्रूली वास्तविकता में ये अलाइव माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, इसको लेके अभी तक बहस चलती है। तो एक केवल एक वायरसेस को लेके कंफ्यूजन क्रिएट है। क्यों था कंफ्यूजन? क्योंकि ये जब तक होस्ट बॉडी में नहीं जाते तब तक कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनकी बॉडी में शो नहीं होता। जब होस्ट की बॉडी में चले जाएंगे तब मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही करते हैं। तो आप जान गए कि बेसिक फंडा जो था वो था मॉलिक्यूलर मूवमेंट, लाइफ को डिसाइड करने का। अब यहीं से क्वेश्चन आता है, आपके एनसीईआरटी में भी पूछा गया और आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि वाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इज नीडेड फॉर लाइफ, ठीक है। तो उसी को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका अगला वही रहा कि वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। देखिए आपको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्चुअली में क्या है, एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। कैसे है? देखिए अभी मैं बताता हूं आपको। हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है कौन, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे? देखिए आपको पता है कि हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है, सेल। सेल के ग्रुप से क्या बना, टिश्यू। और टिश्यूज के ग्रुप से क्या बन गया, कोई एक ऑर्गन। ऑर्गन के ग्रुप से क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गन सिस्टम काफी है हमारी बॉडी में, तो पूरा कंप्लीट अगर देखा जाए तो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एक कंप्लीट हाईली ऑर्गेनाइज या फिर हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। ऑलराइट। अब बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से इस स्ट्रक्चर में कोई डैमेज या ब्रेकडाउन हो सकता है। किसकी वजह से, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स कौन से हो जाएंगे, जैसे कि हीट हुई, किसी पैथोजन का अटैक हो गया, जैसे कि वायरस बैक्टीरिया इनका अटैक हो गया, कोई इंजरी हो गई एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इन इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो सकता है या फिर डैमेज हो सकता है इस स्ट्रक्चर में। और अगर ब्रेक डाउन और डैमेज अगर हो गया तो ऑर्गेनिज्म ज्यादा फिर जिंदा नहीं रहेगा, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली मेंटेनेंस और रिपेयरिंग करते रहते हैं अपने इन स्ट्रक्चर्स की, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग। और वो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग होने के लिए क्या है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना जरूरी है। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता रहेगा तो ये रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम चलता रहता है, ठीक है ना। तो
इस वजह से हमने बोला कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नेसेसरी या फिर नीडेड फॉर लाइफ। बात समझ में आ गई। और आपको पता है जितने भी स्ट्रक्चर हैं बॉडी के अंदर, चाहे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये सारे, ये भी सब मॉलिक्यूल्स से ही बनते हैं। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स का इनके आसपास में मूवमेंट होता रहता है ताकि मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम चलता रहे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने इतना समझा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके स्ट्रक्चर की रिपेयरिंग और मेंटेनिंग चलती रहती है। ठीक है ना। अब ये जो मेंटेनेंस का जो काम चल रहा है उनकी बॉडी के अंदर, ये मेंटेनेंस का काम तब भी चलता रहता है जब आप कोई एक्टिविटी ना कर रहे हो, इवन ड्यूरिंग रेस्ट और स्लीप। आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, सिंपली रेस्ट कर रहे हो या फिर सिंपली सो रहे हो, लेकिन बॉडी के अंदर तो वो एक्टिविटीज चलती रहेंगी। ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज या फिर ऐसे एक्टिविटीज या फिर ऐसे प्रोसेसेस जो एक साथ मिलकर इस मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, इस मेंटेनेंस के काम को कर रहे हैं, उन्हीं एक्टिविटीज या फिर उन्हीं प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ऑल राइट। तो लाइफ प्रोसेसेस कौन सी एक्टिविटीज हो गई? वो एक्टिविटीज हो गई, वो प्रोसेसेस हो गए जो एक साथ मिलकर बॉडी के मेंटेनेंस जॉब को कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगली बात सुनिए। अब ये मेंटेनेंस का काम होना है तो इस मेंटेनेंस के काम में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ही तो हो रहा है। आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो बट बॉडी के अंदर तो मूवमेंट हो रहा है, बॉडी के अंदर तो मेंटेनेंस काम चल ही रहा है ना। चाहे आप रेस्ट कर रहे हो चाहे स्लीप कर रहे हो। तो इस मेंटेनेंस काम के लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी ना। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी का सोर्स क्या है? फूड। ठीक है। तो फूड कहाँ से आएगा? फूड आएगा, मिलेगा ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी के बाहर से। तो बाहर से फूड लेना पड़ेगा, अपने एनवायरमेंट से लेना पड़ेगा। ठीक है। अब वो फूड कैसा होता है? फूड होता है कार्बन बेस्ड फूड। ये फूड कैसा होता है? कार्बन बेस्ड फूड। क्यों होता है? क्योंकि लाइफ जो अर्थ पे है, अर्थ पर जो जीवन है वो कार्बन डिपेंडेंट है। इसलिए हमारा जो फूड होता है वो कार्बन बेस्ड फूड होता है। ठीक है। अब कार्बन बेस्ड जो फूड है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है और ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके बेसिस पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप से अपना न्यूट्रिशन करते हैं बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन बेस्ड फूड एंड द इन्वायरमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके आधार पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से उनका न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। वो डिपेंड करता है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, उनका एनवायरमेंट कैसा है और कार्बन बेस्ड जो फूड है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। तो यही क्या था, ये सब हमारा क्या था? न्यूट्रिशन यही था। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कि बाहर से फूड को लेना ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके, और क्या मिल सके? साथ में रॉ मटेरियल्स। रॉ रॉ मटेरियल्स मतलब न्यूट्रिएंट्स, जिसको कि बोलते हैं हम लोग पोषण, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन से क्या मिल रहा है? एनर्जी भी मिल रही है और न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, जिसको बोला रॉ मटेरियल्स। जैसे कि इसमें आपके कौन आ गए? वाइटामिन, मिनरल्स, एक्सेट्रा। ठीक है। तो न्यूट्रिशन के प्रोसेस से बॉडी को एनर्जी मिली, मूवमेंट भी होता रहे, और बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इन सब के लिए क्या रॉ मटेरियल्स की भी नीड है। तो न्यूट्रिशन से हम लोगों को एनर्जी और रॉ मटेरियल्स दोनों मिलते हैं, और ये अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहीं से एक बात समझिए कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस से तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फूड ले लिया, अब फूड बॉडी के अंदर आ गया। अब वो फूड बॉडी के अंदर आके उसका ब्रेक डाउन होगा ना, ब्रेक डाउन होकर क्या बने? एनर्जी रिलीज हो, वो तो चाहिए ना, ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज हो। अब एनर्जी रिलीज होगी तब जब साथ में कौन आएगी? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो होना होगा। जो फूड जो टूट के सिंपल सब्सटेंसेस में आ गया, टूट के बॉडी के अंदर जो फूड आया वो टूट कर सिंपलर सब्सटेंसेस में आ गया, अब उसके साथ में कोई ना कोई रिएक्शन होगा और ऑक्सीजन आती है। इसलिए कौन सा रिएक्शन होता है? ये केमिकल रिएक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? ये होता है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। तो बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट करने के लिए कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन होता है, जिसमें ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ में, उस कार्बोहाइड्रेट के साथ में मिलकर एनर्जी जनरेट करती है। इतनी बात समझ में आ गई? एनर्जी जनरेट करती है। ऑलराइट। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया एक्चुअली देखा जाए? ये प्रोसेस हो गया आपका रेस्पिरेशन का। ठीक। तो जैसे न्यूट्रिशन हुआ, न्यूट्रिशन के बाद से तुरंत ही किसकी जरूरत पड़ गई? रेस्पिरेशन की। अब रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ी तो क्या हुआ? रेस्पिरेशन से क्या हुआ? अब देखिए, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से एनर्जी क्रिएट हुई एक जगह,
न्यूट्रिशन के प्रोसेस से फूड आया बॉडी में एक जगह यानी कि स्टोमक पे आया। अब बट ये एनर्जी जो है वो तो बॉडी के हर एक सेल्स को चाहिए, बॉडी के हर एक पार्ट को एनर्जी चाहिए, हर एक जगह पहुंचे, तो इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि इस एनर्जी को बॉडी के सभी सेल्स पर पहुंचा सके। तो कौन सा सिस्टम आ गया? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। समझ में आ रही है बात आपको? अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से पहुंच भी गया सब कुछ। अब क्या होता है जब ये रिएक्शन होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, जिससे एनर्जी क्रिएट होती है, इस एनर्जी के साथ साथ में क्या होता है, कुछ वो निकलते हैं साथ में। क्या निकलते हैं साथ में? बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। बाई प्रोडक्ट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अब ये जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ये बॉडी के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल, खतरनाक। इसलिए इनका भी बाहर निकलना जरूरी है। अब ये बाहर निकलेंगे तो कौन सा प्रोसेस शुरू हो गया? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जिसमें कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं बॉडी के बाहर। तो इस तरीके से आपने समझा कि सारे लाइफ प्रोसेस की बॉडी को नीड है। समझ में आ गई बात? अब यहीं पे एक बात मैं आपको और बताता हूँ, उसके बाद बारी बारी करके एक एक लाइफ प्रोसेस को हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, तो मैं आपको ये बताने जा रहा था एक छोटी सी बात कि आप जानते हैं कि एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे टाइप का होता है कौन? मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर आप जानते हैं जिसमें कि हम लोग आते हैं, एनिमल्स आते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कौन होते हैं? जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये आपको पता है। जैसे कि एग्जांपल आपको कौन हो गया? अमीबा। तो बात क्या है, ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है तो वो कैसे होंगे? ये रहा लो, ये बन गया अमीबा, एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। तो इसको जो चाहिए होगी ना, इसको क्या चाहिए? इसको सबसे पहले न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और कोई वेस्ट मटेरियल बन रहा होगा तो उसको भी रिमूव करना है, तो एक्सक्रीशन भी करना है इसको। तो इसकी ये सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गई, चाहे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट उसकी कहाँ से होती रहती है? उसकी इस बॉडी की सरफेस से ही होती रहती है। उसकी इस सरफेस से ही होती रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी बॉडी, उसकी एंटायर सरफेस एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होती है। एंटायर सरफेस इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरमेंट। डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में उसकी पूरी सरफेस होती है, पूरी बॉडी होती है। इसलिए किस प्रोसेस से उनका हो जाता है काम? उनकी सरफेस से ही हो जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक है ना? तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट या फूड की रिक्वायरमेंट, ये सब पूरी होती रहती है, क्योंकि उनकी पूरी जो सरफेस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है एनवायरमेंट के। इतनी बात समझ में आ गई? बट डिफ्यूजन के प्रोसेस से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं या फूड की रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट इस डिफ्यूजन के प्रोसेस से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी ने पूछा है। वो इसलिए नहीं हो सकती। तो पहला रीजन तो क्या है? पहला रीजन ये है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सारी सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती एनवायरमेंट के, है ना? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑल दी सेल्स आर नॉट इन कांटेक्ट विद द एनवायरमेंट। इतनी बात समझ गए आप? ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये भी है कि डिफ्यूजन जो होता है वो एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन इज वेरी स्लो प्रोसेस। तो बहुत देर में इनको एनर्जी मिल पाएगी। इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, इतनी मल्टी सेलुलर की, इसके करोड़ों की संख्या में सेल्स हैं। ये तो सिंगल है तो इसका डिफ्यूजन काम चल जाता है। इतनी छोटी सी बात थी। अब हम देखते हैं सबसे पहला लाइफ प्रोसेस अपना, डेट इज न्यूट्रिशन। तो अपना पहला, तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला लाइफ प्रोसेस, डेट इज न्यूट्रिशन। तो अभी तक आप जान चुके हो कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करता है। और एनर्जी ऑब्टेन किससे करता है? ऑब्टेन, इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स। और ये किससे ले रहा है? फ्रॉम द फूड। और किसके लिए ले रहा है? फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, या फिर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी।
या फिर ओवरऑल वेलबींग ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन क्या ऐसा प्रोसेस, एक प्रोसेस जिससे कि बॉडी को एनर्जी और रॉ मटेरियल्स मिलता है। ठीक है। किसके लिए, किससे मिलता है, फूड से मिलता है, फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ऑल राइट, ये तो हो गया न्यूट्रिशन। अब इस न्यूट्रिशन का मैंने आपको बताया था कि बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन बेस्ड फूड और बेस्ड ऑन देयर एनवायरनमेंट, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। ठीक है ना। तो इसमें से पहला काइंड ऑफ जो न्यूट्रिशन का आपका आएगा वो आएगा आपका क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कौन करते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ, देखो ऑटो का मतलब होता है, बोलते हैं गाड़ी चल रही ऑटो मोड पे, मतलब सेल्फ, अपने आप ही चल रहा है। तो मतलब ऑटोट्रॉप्स वो हो गए जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को बोल देते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो इनमें एग्जांपल इसका पहले ही देख लो, इनमें एग्जांपल्स में आते हैं ग्रीन प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स में, कुछ बैक्टीरिया में और एल्गी में, सम बैक्टीरिया एंड एल्गी। ठीक है। इन ये कौन हो गए, ये आपके हो गए ऑटोट्रॉप्स, इनको बोला ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स के अंदर ही होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इतनी बात समझ में आ गई। ऑल राइट। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड तो ले गई ना, अब फूड वो कैसा लेता है, फूड लेता है वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। किससे लेता है, ऑब्टेन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनऑर्गेनिक सोर्सेज मतलब कैसे हो गए, जैसे कि लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यानी कि H2O। तो अभी हम लोग देख रहे थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि हमने देखा कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि जो हो गए ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है ना। ये कौन होते हैं, ये होते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ये क्या करते हैं, ये अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, किससे, बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, वो बाहर से कोई मटेरियल लेते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स से मटेरियल लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ठीक है ना। ये उन्होंने आउटसाइड से मटेरियल लिए, ये इनके फूड मटेरियल हो गए। ठीक है। अब इस मटेरियल को वो क्या करते हैं, इस मटेरियल को वो एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है ना। तो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, जो कि उनका एनर्जी का सोर्स है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये आपको पता भी है, यही होता है फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस हो गई, क्लोरोफिल की हेल्प हो गई, और कार्बोहाइड्रेट और H2O ये हो गए उनके फूड मटेरियल जो कि उन्होंने आउटसाइड से लिए, और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, प्रोवाइडिंग एनर्जी, ठीक है, टू द प्लांट। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो कि एनर्जी दे रहा था, वो अगर तुरंत इमीडिएट यूज में उसकी जरूरत नहीं है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो बच जाता है, जो यूज नहीं हो पाता, जो बच जाता है, वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो स्टार्च क्या हो गया, स्टार्च हो गया एक इंटरनल एनर्जी रिजर्व, इंटरनल एनर्जी रिजर्व। मतलब ये हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में एनर्जी स्टोर है बॉडी के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिली, तो उस एनर्जी से प्लांट ने अपनी एक्टिविटीज जो करनी थी वो कर ली, मतलब जो यूज करना था कर लिया तुरंत ही, जो बना कार्बोहाइड्रेट उससे। जो बाकी का जो बचा ना, वो किस फॉर्म में बचा एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, वो बचा स्टार्च के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट बचा प्लांट के अंदर। तो स्टार्च इसलिए क्या हो गया, एक इंटरनल एनर्जी रिजर्व हो गया, तो जिसके कि जब जरूर कभी जरूरत पड़ेगी प्लांट को, तो उसको तब वो यूज करेगा। और सेम इसी टाइप से हम लोगों की बॉडी में भी होता है। देखो हम लोग जो फूड खा रहे हैं उससे एनर्जी बन रही है, तो क्या वो सारी एनर्जी एक बार में सारी एनर्जी यूज हो जाती है, कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर फॉर्म में तो रिजर्व रहती होगी ना बॉडी के अंदर। तो वो किस फॉर्म में रहती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजेन। तो जैसे प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी स्टोर थी, इसी टाइप से हमारी बॉडी में
जो एनर्जी है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में इकट्ठी होती है। तो जो फूड हम खाते हैं उससे जो एनर्जी बनती है वो टोटल यूज नहीं होती एनर्जी, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसीलिए अगर आपने 3-4 दिन तक खाना नहीं खाया तो तब भी में बॉडी के अंदर तो एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो वो एक्टिविटीज किससे चल रही है, कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर है, एक रिजर्व में रखी है एनर्जी, वो किस फॉर्म में रखी है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखी है हमारी बॉडी में। और प्लांट में किस फॉर्म में रखी है, वो रखी है स्टार्च के फॉर्म में, इसीलिए उसको बोला गया इंटरनल एनर्जी रिजर्व। तो इंटरनल एनर्जी रिजर्व इनका स्टार्च हो गया प्लांट का, हमारा इंटरनल एनर्जी रिजर्व क्या हो गया, ग्लाइकोजन। इतनी बात क्लियर है। तो हम देख रहे हैं इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के पहले रिएक्शन देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, यही तो फूड मटेरियल थे प्लांट के। प्लांट ने इन दोनों फूड मटेरियल को आउटसाइड से, बाहर से लिया, ठीक है ना। और ये दोनों कैसे सोर्स हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेस हैं फूड के। अब इनऑर्गेनिक सोर्सेस से उन्होंने ये दोनों चीजें ले ली। अब क्या हुआ, उसको सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की हेल्प से उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्लूकोज, या फिर बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि एनर्जी है। C6H12O6 ये हो गया ग्लूकोज, और साथ में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन। और H2O जो रिलीज होता है ना बेटा, ये बहुत कम मात्रा में रिलीज होता है, मतलब ये इकट्ठा नहीं होता है, ये प्लांट ही यूज कर लेता है, या फिर ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से ये इवापोरेट हो जाता है, प्लांट निकाल लेता है। ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ये क्या हो गया, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट, बात एक है, ये दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो यही तो रिएक्शन थी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। अब इसकी इवेंट क्या होती है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस में, वो देखते हैं। तो पहली इवेंट देखो बेटा, ये होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को। तो सबसे पहली चीज तो ये होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सनलाइट यानी कि क्या है, सनलाइट से लाइट एनर्जी मिल रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी किसके द्वारा हो रही है, एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। पहली इवेंट तो ये हुई, पहली बात तो ये हुई। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये हुआ कि ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली क्लोरोफिल ने। अब वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, वो होगी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ, अब कन्वर्ट हो रही है ना, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो गई। और क्या होगा, साथ ही साथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए सनलाइट से, मतलब सनलाइट मतलब क्या होगा, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया, ये पहली स्टेप हो गई। अब वो लाइट एनर्जी जो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो H2O है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है, ये स्प्लिट होगा, ये टूटेगा किस किस में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। क्लियर। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, H2O, स्प्लिटिंग ऑफ H2O इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इतनी बात हो गई। अभी लास्ट स्टेप भी देखेंगे। अब देखिए क्या होगा, ये H2O था ना, वो हाइड्रोजन, H2 और ऑक्सीजन में टूट गया। अब क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन टूटा ना, तो हाइड्रोजन किसके साथ में अटैच हो रहा है, इसके साथ में। देखिए यहाँ पे जब प्रोडक्ट बन रहा है तो CO साथ में H भी आ गया ना, ये तो ये H कहाँ से आया, क्योंकि ये H2O टूटा था, वो टूट के इसके साथ में जुड़ गया। जब इसके साथ में जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन, है ना। तो हम क्या बोलेंगे अब, रिडक्शन ऑफ, किसका रिडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट या फिर टू ग्लूकोज, टू कार्बोहाइड्रेट। प्लांट की बात हो रही है तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट की ही बात करेंगे, टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीन स्टेप हो गई, तीन इवेंट्स हो गई, किसकी, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आगे देखते हैं। तो अभी आपने ये देखा कि प्लांट्स जो है ना, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या करते हैं, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। ये आती है कि इन प्लांट्स को ये वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, मिलेगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है, लेकिन कोई प्लेस होगी उनकी बॉडी में जहाँ से ये एक्सचेंज हो सके,
इन गैसेस का एक्सचेंज हो सके। तो वाटर तो आपको पता है, वाटर तो उनको अपनी रूट से मिल जाएगा। सॉइल में वाटर होगा तो रूट्स के थ्रू उनकी बॉडी में, प्लांट बॉडी में पहुंच जाता है। बट ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उनकी बॉडी में कैसे पहुंचेगी? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी में पहुंचती है कुछ छोटे छोटे उनकी लीव्स की सरफेस पे, क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या हो गया? दिस आर द टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ऑलराइट। तो इन स्टोमेटा से क्या होता है? सबसे पहला काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहीं से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं, इन्हीं पोर्स से, जिनको बोला स्टोमेटा, यहीं से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं, और जो ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं वो भी इन्हीं स्टोमेटा से रिलीज कर देते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूज अमाउंट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दूसरा, इन्हीं स्टोमेटा से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट को रिलीज करना होता है तो वो भी इन्हीं स्टोमेटा से वो रिलीज कर देते हैं। तो उनको क्या बोला? दूसरा क्या हो गया इसका? लॉस ऑफ वाटर। तो स्टोमेटा से ये दो चीजें हो जाती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एंड लॉस ऑफ वाटर। ठीक है। अब एक नोट करने वाली बात यह है कि प्लांट की बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन उनको होती है, तो वो ना ही सिर्फ सरफेस ऑफ लीफ से ही नहीं होता है, उसके साथ साथ वो कहाँ से और होता है, रूट से भी हो जाता है, और उनकी स्टेम की सरफेस से भी हो जाता है। ठीक है ना, ये बात नोट रखना आप। ऑलराइट। अब देखिए होता क्या है कि प्लांट को जब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है, तब क्या होगा? तब वो स्टोमेटा को ओपन करेगा। ठीक है ना। अब स्टोमेटा ओपन हो गए तो क्या होगा? तो लॉस ऑफ वाटर भी हो सकता है। तो लॉस ऑफ वाटर ना हो पाए इसलिए क्या होगा? तो जब उसको नीड है कार्बन डाइऑक्साइड की, तब प्लांट स्टोमेटा को ओपन कर लेता है, जब नीड नहीं है तब उसको बंद कर लेता है। ठीक है। तो वो कैसा होता है वो देखिए। अब यहाँ पे देखिए, ये रहे गार्ड सेल। ठीक है। गार्ड सेल के अंदर क्या होंगे? ये होंगे क्लोरोप्लास्ट, बीच में न्यूक्लियस, क्योंकि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही है। ठीक है। ये क्या हो गए? गार्ड सेल। ये है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर। यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन्हीं स्टोमेटल पोर से होगा। तो जब ये एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, मतलब ये कैसा है? अभी अभी ओपन है। स्टोमेटल पोर कैसा है? अभी ओपन है। स्टोमेटल पोर अभी ओपन है, ओपन है तो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? गार्ड सेल ये जो है, ये कैसे हो जाएंगे? ये स्वेल हो जाएंगे। स्वेल मतलब फूल जाएंगे। ठीक है ना। और जब इन स्टोमेटल पोर को बंद करना है तो ये गार्ड सेल कैसे हो जाएंगे? श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएंगे। तब क्या होगा? देखो। ठीक है। अभी ये क्या हो गए? अभी ये स्टोमेटल पोर बंद हो गया, तो क्या बोलेंगे? क्लोज्ड स्टोमेटा या फिर स्टोमेटल पोर। जब क्लोज स्टोमेटल पोर होगा, ये तो आपके गार्ड सेल हो गए पहले की तरह। ठीक है, ये गार्ड सेल हो गए, ये स्टोमेटल पोर हो गया। ठीक है। तो अभी ये क्या है? अभी इसमें गार्ड सेल कैसे हो गए? श्रिंक हो गए, सिकुड़ गए। तो जब क्लोज स्टोमेटल पोर होंगे तब क्या हो जाएगा? गार्ड सेल विल श्रिंक, मतलब सिकुड़ जाएंगे। इसमें गार्ड सेल श्रिंक हो गए और क्लोज स्टोमेटल पोर हो गया। और जब स्टोमेटल पोर ओपन होते हैं, खुलते हैं, तो गार्ड सेल कैसे हो जाते हैं? सेल मतलब फूल जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ऑल राइट। तो स्टोमेटा क्या होता है वो आप जान गए। स्टोमेटा से क्या क्या फंक्शन होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और लॉस ऑफ वाटर होता है। ठीक है। और जब स्टोमेटल पोर ओपन होते हैं तो गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं। ठीक है ना। और जब स्टोमेटल पोर क्लोज होते हैं तो गार्ड सेल श्रिंक होगा, सिकुड़ जाएगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो ना ही सिर्फ सरफेस ऑफ लीव्स पर होता है, बल्कि सरफेस ऑफ स्टेम और रूट्स भी होता है। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट को एनर्जी मिल गई। ठीक है ना। और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही थी, उसमें प्लांट को चाहिए था क्या? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैसेस, और ऑक्सीजन वो रिलीज भी कर रहा था। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से हो गया? स्टोमेटा से हो गया। ठीक है ना। अब एनर्जी के साथ साथ में किसी भी ऑर्गेनिज्म को इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स की भी तो नीड होती है ना। ठीक है, फॉर देयर बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो प्लांट को कौन से रॉ मटेरियल्स की नीड होती है और वो कैसे मिलते हैं, उनको देखते हैं। रॉ मटेरियल्स नीडेड इन प्लांट्स। तो प्लांट को एक तो है वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है ना। अब ये वाटर एंड मिनरल्स, ये रॉ मटेरियल्स हैं, ये प्लांट को कहाँ से मिल जाते हैं? फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में होते हैं प्रेजेंट। और सॉइल से कौन लेता है? फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट। ऑलराइट, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे देखो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो प्लांट को जिनकी नीड होती है।
पहला सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। और ये जो नाइट्रोजन है ना, ये प्लांट को मिलता है दो तरीके से। या तो मिलेगा इनऑर्गेनिक फॉर्म में, लाइक इनऑर्गेनिक फॉर्म, लाइक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ठीक है ना? तो एक तो नाइट्रोजन मिल गया उन्हें इनऑर्गेनिक फॉर्म में, लाइक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। या फिर मिल सकता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में नाइट्रोजन को कौन बनाता है? एक बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल देता है। ठीक है ना? जिसको कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी इतना देख लो कि बैक्टीरिया के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में बदल दिया जाता है, उसको प्लांट यूज करता है। तो प्लांट को नाइट्रोजन तो यूज करनी है, तो नाइट्रोजन उसको किस फॉर्म में मिल रही है? इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगी, इन फॉर्म लाइक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में भी मिल जाएगी। उस और ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन बनाता है? प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इतनी बात आप समझ गए? बस। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन। उसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत होती है प्लांट को? नाइट्रोजन के बाद हो गया आपका फास्फोरस। इसमें नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट था, उसी के बारे में इतना बताया गया था, मैंने आपको बता दिया। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इस बोर्ड पे, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा बेटा। एनसीईआरटी में जो दिया मैं उतना पूरा पढ़ा रहा हूँ। फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, देन आयरन एंड मैग्नीशियम। ये चार एलिमेंट हो गए। तो रॉ मटेरियल्स, यहाँ पे प्लांट्स का रॉ मटेरियल्स का काम हो गया फिनिश। तो रॉ मटेरियल्स में एक तो वाटर हो गया और मिनरल्स हो गए। मिनरल्स की आपने देख लिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट था। और वो कैसे मिलता है? इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा, लाइक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में मिलेगा। और वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन को कौन बनाता है? बनाता है एक बैक्टीरिया, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज करके उस नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर देता है। तो प्लांट उसको भी लेता है। ठीक है? ठीक है, अब हमारा पार्ट वन यहीं पे एंड होता है, जिसमें हमने लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, डेट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पढ़ा था। अब पार्ट टू आएगा इस चैप्टर का, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स, जो कि होंगे आपके न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसी के अंदर आपका आएगा होलोजैक न्यूट्रिशन, सेप्रोटाइपिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, डेट इज अमीबा एंड पैरामीशियम। फिर नेक्स्ट आएगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग पार्ट टू में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।